बजने को है। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे। आसाराम से जुड़ी हुई ये खबर है। मशहूर वकील राम जेठमलानी खुलकर आसाराम के समर्थन में सामने आ गए हैं। जेठमलानी ने कहा है कि आसाराम निर्दोष हैं और उन पर झूठे आरोप लगाए गए हैं। इतना ही नहीं, जेठमलानी ने मीडिया के 2-3 लोगों को जेल भेजने की भी वकालत कर दी है। जेठमलानी ने कहा है कि जब तक मीडिया से जुड़े 2-3 लोग जेल नहीं जाएंगे तब तक उन्हें पता नहीं लग पाएगा कि आरोप कैसे लगाया जाता है। यानी कि अब पूरी तरह से एक तरफ आसाराम की गुंडई जारी है तो दूसरी तरफ उनके नए नए वकील बने राम जेठमलानी की ओर से ये धमकी दी गई है और पत्रकारों को जेल भेजने की वकालत की है राम जेठमलानी ने। आपको बता दें, कल ही उनका जन्मदिन था। आज आसाराम का केस लड़ने के लिए वो जोधपुर हाई कोर्ट जाएंगे, लेकिन उसके ठीक पहले उनकी ओर से ये बयान दिया गया है और कहा गया है कि जब तक मीडिया के 2-3 लोगों को जेल नहीं भेज दिया जाता तब तक ये पता नहीं लग पाएगा कि आरोप आखिर कैसे लगाया जाता है। प्रेस की बेजवाबदारी है। आपको कुछ मालूम नहीं हकीकत का, न जांच करते हो। जो पूछ बात नजर में आता है कहां से वो ठोक देते हो। क्या नुकसान होता है किसी इनोसेंट आदमी का, वो आप सोचते ही नहीं हो। अब तो जब भी 2-4 प्रेस के आदमी जेल में जाएंगे तभी समझोगे। जाहिर है, चूंकि आसाराम के वकील हैं राम जेठमलानी, तो अब खुलकर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हुए और ये कह दिया कि पूरी तरह से निर्दोष हैं आसाराम। एक बार फिर से सुनिए राम जेठमलानी ने आसाराम मामले में कहा क्या है। प्रेस की बेजवाबदारी है। आपको कुछ मालूम नहीं हकीकत का, न जांच करते हो। जो पूछ बात नजर में आता है कहां से वो ठोक देते हो। क्या नुकसान होता है किसी इनोसेंट आदमी का, वो आप सोचते ही नहीं हो। अब तो जब भी 2-4 प्रेस के आदमी जेल में जाएंगे तभी समझोगे। इनोसेंट आदमी का नुकसान होता है 2-4, जब तक जेल में नहीं जाएंगे तब तक ये पता नहीं चल पाएगा कि आरोप कैसे लगते हैं। ये आप सुन रहे थे बयान आसाराम के वकील राम जेठमलानी का। सीधे रुक करेंगे, हमारे संवाददाता रजनीश इस वक्त जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रजनीश, चूंकि केस लड़ने जा रहे हैं राम जेठमलानी आसाराम को और इसी वजह से ये बयान देते हुए मीडिया को भी धमकी दे डाली कि जब तक 2-3 लोग जेल नहीं जाएंगे तब तक ये पता नहीं चलेगा कि आरोप लगाना कितना आसान है। बिल्कुल चित्रा, जिस तरीके से राम जेठमलानी अब से कुछ देर पहले अपने जो घर है 2 अकबर रोड वहां से निकले थे जोधपुर जाने के लिए, तो घर से बाहर निकलते ही उनकी हमारे से बात हुई थी। तो मैंने उनसे साफ तौर पे कहा कि आप आसाराम का केस लड़ने जा रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर ये गंभीर आरोप लगे हैं। तो साफ तौर पे उन्होंने पूरी तरीके से आसाराम को इनोसेंट जो है मान लिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये मीडिया का ही करा धरा है और मीडिया के कुछ लोग जब तक जेल नहीं जाएंगे तब तक मीडिया को समझ नहीं आएगी। तो ये साफ तौर पे आसाराम को डिफेंड करने वाली बात है। अभी जो है जोधपुर नहीं पहुंचे हैं राम जेठमलानी, लेकिन दिल्ली से ही उन्होंने डिफेंड करना शुरू कर दिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जोधपुर पहुंच के जब राम जेठमलानी आसाराम का केस लड़ना शुरू करेंगे तो किस तरीके के बयान जारी होते हैं, किस तरीके की बातें सामने आती हैं। लेकिन आसाराम के समर्थकों की ओर से जो पीड़ित परिवार है लगातार उसको धमकी दी जा रही है और जान से मारने तक की बात कह दी गई है। राम जेठमलानी ने इस पर कुछ कहा क्या? देखिए चित्रा, हम लोगों ने साफ तौर पर राम जेठमलानी से वो सभी तमाम सवाल किए जो आसाराम से जुड़े हुए थे, या जो वो सवाल थे जो आसाराम को आज जो है जेल की सलाखों के पीछे आसाराम को पहुंचा दिया है। तो साफ तौर पे उन्होंने किसी भी बात का उत्तर देने से साफ इनकार कर दिया। मैंने जब उनसे ये पूछा, सारे सवाल जवाब करने के बाद उनसे मैंने कहा कि क्या आपको ये लगता है कि आसाराम पूरी तरीके से निर्दोष हैं, उनके ऊपर सभी आरोप गलत लगे हैं? तो उन्होंने साफ तौर पर कहा, आई विल नॉट कमेंट ऑन दिस, मैं इस पूरे मामले पे कुछ नहीं कहूंगा। तो साफ तौर पे उन्होंने कहा कि मीडिया का ही करा धरा है और आज एक इनोसेंट आदमी मीडिया की वजह से ही जेल के पीछे है। साफ तौर पे जब मैंने उनसे यह पूछा कि पीड़ित परिवार को लगातार धमकी दी जा रही है और उनको अभी हाल फिलहाल में दोबारा धमकी दी गई है, तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, सीधा वो जोधपुर के लिए रवाना हो गए। जी, सीधा जोधपुर के लिए रवाना हो गए हैं राम जेठमलानी। देश के बड़े वकीलों में से एक माने जाते हैं। आसाराम का केस लड़ने जा रहे हैं वो जोधपुर हाई कोर्ट में और उसके ठीक पहले दिल्ली से ही इस लड़ाई की शुरुआत करते हुए कह दिया कि आसाराम पूरी तरह से निर्दोष हैं। हालांकि इसके बाद जब पीड़ित परिवार के परिवार वालों को धमकी देने से जुड़ा हुआ सवाल उनके सामने आया तो उस पर जेठमलानी कुछ नहीं बोले। रजनीश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, लेकिन इन सबके बीच आपको बताते हैं नाबालिग लड़की के यौन शोषण के आरोपी आसाराम को जेल मिलेगी या बेल, इस पर फैसला आज हो सकता है। आसाराम की जमानत अर्जी पर आज जोधपुर हाईकोर्ट में सुनवाई है। मशहूर वकील राम जेठमलानी हाईकोर्ट में आसाराम के केस की पैरवी करेंगे। इस बीच आसाराम की न्यायिक हिरासत भी आज खत्म हो रही है।
खबर है कि जोधपुर पुलिस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आसाराम को कोर्ट में पेश कर सकती है। सुरक्षा कारणों से पुलिस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आसाराम को कोर्ट में पेश करने का फैसला ले सकती है। आसाराम की तरफ से दलील दी गई कि 15 अगस्त की रात मड़ई आश्रम में लड़की का यौन उत्पीड़न नहीं हुआ था। 15 अगस्त की रात नाबालिग कुटिया के अंदर मौजूद थी। उसकी मां, आसाराम के सेवक और फार्म हाउस के मालिक भी अंदर मौजूद थे। आसाराम ने दलील दी है कि अगर पीड़िता से रेप हुआ होता तो वो चीखती चिल्लाती और बाहर बैठे लोग सुन लेते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हाईकोर्ट में दर्ज कराई गई याचिका में आसाराम के वकीलों ने काफी होमवर्क किया है। दलील दी गई है कि छिंदवाड़ा गुरुकुल की वार्डन शिल्पी से लेकर सेवादार शिवा तक पाक साफ है। मड़ई की कुटिया में लाने से पहले लड़की की तबीयत ज्यादा खराब थी। छिंदवाड़ा गुरुकुल की वार्डन शिल्पी ने उसे बड़े डॉक्टर से दिखाने की सलाह दी। अभी ग्राउंड वो जमानत, क्योंकि ये पूर्व में जमानत प्रार्थना पत्र पेश कर दिया गया है तथा आज जो माननीय न्यायालय में जो मात्र ये परमिशन ली गई है कि केस 16 तारीख एक निश्चित तारीख पे लगा दिया जाए, क्योंकि उनके अधिवक्ता है जो उसके लिए बहस करने आएंगे वो दिल्ली से आएंगे। इस निवेदन को स्वीकार किया गया क्योंकि अभी तक आवेदन की कॉपी हमें कार्यालय में प्राप्त हुई है और उसमें जो पूर्व में उन्होंने कहा है अपना आपको निर्धार बताया, लेकिन ये अभी न्यायिक प्रक्रिया का विषय है। वस्तुतः ये सारी सुनवाई बहस के समय होगी और 16 तारीख को निश्चित है। आसाराम की याचिका में ये भी कहा गया है कि लड़की को जोधपुर भेजने को लेकर आसाराम, शिल्पी और शिवा के बीच कोई बातचीत नहीं हुई थी। आसाराम ने अपने पर लगे आरोपों को साफ साफ गलत ठहराया है। आसाराम ने दलील दी है कि बालिका के माता पिता आसाराम से आशीर्वाद दिलाना चाहते थे। आसाराम ने उन्हें जप और ध्यान करने को कहा था। रात में माता पिता वहीं रुकना चाहते थे। आसाराम ने उन्हें वहीं रुकने की जगह दी। 15 अगस्त की रात लड़की के पिता वहां से पहले चले गए थे। मां बार बार कह रही थी कि आसाराम उसकी बेटी को आशीर्वाद दे। आसाराम ने एक बार फिर से जप और ध्यान करने को कहा। लड़की और उसकी मां खुशी खुशी वहां से बाहर निकली। आसाराम ने कहा, हम तुम्हारे लिए विशेष प्रार्थना करेंगे। आसाराम ने कहा है कि मड़ई की कुटिया में लड़की की मां और लड़की बेहद खुश थी। पूरी रात उन्होंने वहीं आराम किया और सुबह फार्म हाउस के मालिक जगदीश तेड़ा के रोलर के साथ नाश्ता भी किया। उसी दिन सुबह यानी 16 अगस्त को आसाराम दिल्ली चले गए। आश्रम से निकलने से पहले आसाराम ने लड़की और उसकी मम्मी पापा से मुलाकात की। लड़की को अहमदाबाद जाने की सलाह दी, जहां आसाराम की पत्नी और बच्चे रहते हैं। आसाराम ने कहा कि नई जगह जाने से बीमार लड़की का मन बहल जाएगा। अभियोजन पक्ष के पास ऐसा कोई केस नहीं है जिससे ये साबित हो कि आसाराम भगोड़े हैं या सबूतों से छेड़छाड़ की है। वो समाज के सम्मानित नागरिक हैं, उन्हें झूठा फंसाया जा रहा है। मामले की जांच और ट्रायल लंबा चलेगा। आसाराम कोर्ट की हर शर्त को मानने को तैयार है, लिहाजा उन्हें जेल से बाहर आने दिया जाए। ललित से जोधपुर, इंडिया न्यूज। नाबालिग लड़की से यौन शोषण धमकी के आरोप में आसाराम पिछले 14 दिनों से न्यायिक हिरासत में जेल में हैं। इस दौरान एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। आसाराम की ओर से अपने समर्थकों को एक चिट्ठी भिजवाई गई है। आसाराम ने समर्थकों से इंडिया न्यूज चैनल को नहीं देखने की अपील की है। लेकिन पहले देखिए आसाराम के सेवादार पीड़ित लड़की के माता पिता को कैसे दे रहे हैं धमकी। हाँ, तो आप जो बात करोगे ठीक है, उसकी बुद्धि को मतलब पैसे देके जो उससे करवाया जा रहा है तो उसको बोलो बयान बदलने के लिए, ठीक है? नहीं तो सारे छोड़ेंगे नहीं, उसको मार डालेंगे वैसे ही। सुना आपने, ये आसाराम की धमकी है। पीड़ित लड़की के पिता को जान से मारने की धमकी। जब आसाराम पुलिस से बचने के लिए भागे भागे फिर रहे थे, तभी 30 अगस्त को आसाराम के सेवादार श्याम पेंटर ने पीड़ित के पड़ोसी को फोन किया। कहा, पीड़ित के पिता बयान बदल ले, नहीं तो 6 महीने में सरकार बदलेगी तो परिवार पर मुसीबत टूट पड़ेगी।
तो ऐसा है, देखो मेरी बात आप सुनो ध्यान से कि देखो अभी अगर कर्मवीर बयान चेंज कर देगा ना तो सब साधक उसका साथ देंगे। अगर ये जो करवा रही है तो कुछ दिन तक करवाएगी या पीछे हट जाएंगे। सर मुझे मात्र 6 महीना सरकार है दुनिया की, 6 महीने तक करवाएंगे, 6 महीने बाद हट जाएंगे, फिर सबकी नजर में गिर जाएगा, गुरु की नजर में तो गिरेगा। ये सारे जितने हजार लाखों करोड़ों शिष्य है, कुछ भी कर सकते हो, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। वैसे कई आश्रम आतंकवादी का रूप ले लिया है, सब कुछ भी कर देंगे, मुसीबत हो जाएगी। घर का घाट कम रहेगा, किसी काम का नहीं रहेगा। इतना ही नहीं, श्याम पेंटर ने फोन पर कहा, मीडिया कब तक पीड़ित परिवार को बचाता रहेगा। और मैं उससे बात करना चाहा कर्मवीर से, तो फोन उठा के काट दे रहा बार, हेलो भैया बोलो, ऐसे बोल के, लेकिन लगता डरा हुआ है। अच्छा, तो बात नहीं कर रहे हैं आपसे? जिससे अच्छी जान पहचान है वही उनको कुछ बोल सकता है, ठीक है ना। अभी देखिए, अभी जो मीडिया वालों को कहने पे आ गए, वो कितने दिन दिखाएंगे, कितने दिन साथ देंगे, और सरकार कितने दिन साथ देगी इसका? क्या बोल रहे हैं भैया? ये बात है, देखो मेरी बात सुनो, बस सावधानी से समझने की चीज है ये। बहुत देखो, बापूजी से भी आए थे, 1000 संत आए थे बापूजी के पास, और बापूजी से बोल रहे आप एक बार हाथ बोल रहे, देखो हम लोग देश में क्या कर देते हैं, बस एक बार बोल रहे आप जो करना है करो, अभी सारे देश को हम तहस कर देंगे। इसलिए बापूजी बोले हमारा चेला है, उसको जबरदस्ती बुलाया जा रहा है, मतलब अभी कुछ तुम लोग करो नहीं। बापूजी चुप है, एक बार हाथ के बोलने साफ को तो ना जाने क्या हो जाएगा, समझ रहे हैं? सही बात। अभी जो पीछे हाथें लगी, इनके पीछे जो करवा रही है, वो तो वापिस पीछे हट जाएंगे सब कुछ करके, ठीक है? अच्छा। उनको क्या लेना देना है? इंडिया न्यूज को ये ऑडियो क्लिप पीड़िता के वकील मनीष व्यास ने दी है। उनका कहना है कि सोमवार को इसकी सीडी वो कोर्ट में सौंपेंगे। इस ऑडियो को आवश्यकता पड़ने पर मैं न्यायालय के सामने जाहिर करूंगा साहब कि किस तरह की ये धमकियां जो है वो आ रही है, और तो और वो धमकियों के जरिए ये आगाह कर रहे हैं कि बदल दे, अदरवाइज ये हो जाएगा। सोमवार को आसाराम की न्यायिक हिरासत पूरी हो रही है। एक बार फिर उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। जाहिर है धमकी की ये सीडी आसाराम के लिए बड़ी मुसीबत बन सकती है। ललित सिंह, जोधपुर, इंडिया न्यूज। बेल के लिए जोधपुर हाईकोर्ट का रुख किया है आसाराम ने, लेकिन ये ऑडियो टेप बेल की राह में रोड़े बन सकता है, क्योंकि एक सेवादार की ओर से सीधे सीधे धमकाते हुए ये कहा गया है कि न घर का रहेगा न घाट का, जान से मारने की धमकी दी गई है। और इसी मामले में हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं स्टूडियो में, स्वामी छत्रपाणी जी महाराज, और इसके अलावा हमारे संवाददाता देवेंद्र हमारे साथ जोधपुर हाईकोर्ट के ठीक बाहर से मौजूद हैं। सीधे जोधपुर का ही हम रुख करेंगे। देवेंद्र, ये बताइए, इस पूरे मामले में सुनवाई शुरू कितने बजे से होनी है? देखिए, आज आसाराम 2 राम के भरोसे हैं। एक तो राम जेठमलानी, जिनको अभी शुरुआत में ही आज पहली बार वो अपनी पैरवी करेंगे हाईकोर्ट में। दूसरा ऊपर भगवान, जिनके साथ वो सीधे संपर्क होने की बात कहते हैं। आज दोपहर बाद, क्योंकि सप्लीमेंट्री लिस्ट में 117 नंबर पर आसाराम के केस की सुनवाई है हाईकोर्ट में, तो वो भी एक आसाराम राम जेठमलानी के लिए बड़ी चुनौतीपूर्ण काम होगा कि वो किस तरह से आज पूरे इस मामले की सुनवाई करवा पाते हैं। दूसरी तरफ आज इसी सेशन कोर्ट में आसाराम की सुनवाई होनी है। आज आसाराम की जो बेल की जो एप्लीकेशन थी वो तो हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। इसके अलावा सेशन कोर्ट में आज पेशी होनी है। पेशी जो है उसकी संभावनाएं बहुत कम दिखाई दे रही हैं, क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिला प्रशासन जो है, जेल प्रशासन और पुलिस जो है, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की पेशी की तैयारी ऐसे एक विकल्प के तौर पर कर रही है। सीधे तौर पर आज आसाराम के लिए दोनों जगह बड़े चुनौतीपूर्ण है। अब देखना यह है कि राम जेठमलानी का जादू कितना चलता है, राम जेठमलानी अपने काम को किस तरह से निभा पाते हैं। बिल्कुल देखना यही होगा कि दिल्ली से जोधपुर जा रहे राम जेठमलानी क्या बेड़ा पार लगा पाते हैं आसाराम का, और यही और सवाल बड़ा यही है। स्वामी छत्रपाणी जी महाराज, संत की भाषा कैसी होती है, ये तो आसाराम के कई बयान हम इंडिया न्यूज पर दिखा चुके हैं, लेकिन अब उनके सेवादार लगातार लगे हुए हैं और पीड़ित परिवार को ये तक कह देना कि जान से मार दिए जाओगे अगर अपना बयान वापस नहीं लेते हो तो। हाँ, संत की भाषा देखिए ऐसा है कि पिछले काफी दिनों से जिस प्रकार से मीडिया ट्रायल की गई, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी के बाद भी उन्होंने अपने आप मेरी बात तो सुन लीजिए, उसके बाद भी उन्होंने कहा कि सब लोग धैर्य बनाए रहे, संयम से काम रहे। तो संत की तो उन्होंने अपना परिचय दे ही दिया। जिस प्रकार से जहाज में जा रहे हैं और जहाज में लोग कैमरा लेकर के और उसकी दिखा रहे हैं लाइव की, देखिए आसाराम बापू की क्या स्थिति है। और को भी तो भर लिया था ना जहाज में। नहीं, आप देखिए, एक तो गैर कानूनी तरीके से, गैर कानूनी पे आप लोग बात कर रहे हैं,
लेकिन कैमरा आखिर जहाज में गया कैसे और उनको इस तरह से लाचारी दिखाई जा रही है। और लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने धर्म जितने भी निष्ठावान लोग हैं सबको शांति बनाए रखने की कामना करते हैं। इससे बड़ा और क्या उदाहरण होगा? इतनी बड़ी अन्याय हो रहा है। और पीड़ित जहां तक आप दिखा रहे थे, कोई भी पीड़ित वकील जो पीड़ित पक्ष का वकील है वो कभी नहीं चाहेगा कि उनकी जमानत हो। वो जो ऑडियो सुनवा रहे हैं वो एक पड़ोसी का है और किसी भक्त ने उनके किया, जिसके लाखों करोड़ भक्त हो और जिस गुरु को इस प्रकार से उत्पीड़न किया जा रहा है। क्या उनके भक्त क्या चाहते हैं? क्या वो चुप बैठा रहे? नहीं, कोई भी हो क्या चुप? आप इसको इतनी आसानी से और हल्के में नहीं ले सकते। आसाराम जेल से तो फोन करेंगे नहीं, आप जेल से फोन करके तो धमकी देंगे नहीं जी। नहीं, आप ये बताइए कि आप जिस प्रकार से आसाराम आतंकवादी, आसाराम की गुंडई, कमाल की बात है गुंडई शब्द प्रयोग संत आसाराम बापू के साथ ही होगा, जिन्होंने 25,000 संस्कार सेवा चलाई, जिसने लाखों लड़कियों की विवाह शादी कराई, जिसने क्षेत्रों में सेवा कराई। क्या एक संत के लिए शोभा देता है? अभी अपराध साबित नहीं हुआ, आप लोग बेइज्जत करने पे पूरी चीरहरण कर रहे हैं आप मीडिया के लोग। नहीं, देखिए ये बहुत ही गलत तरीके है। और जो ये किसी भी सदी का सबसे बड़ा अन्याय हुआ है कि एक व्यक्ति को 30 तारीख तक का समय सम्मान दिया जा रहा है और 29 तारीख को कोई रिश्तेदार उनका मर जाता है, उसके बाद भी समय नहीं दिया जाता है और उनको गिरफ्तार 31 तारीख को कर लिया जाता है। और मात्र मीडिया ट्रायल की वजह से उनकी गिरफ्तारी मात्र मीडिया ट्रायल की नजर में स्वामी चक्रपाणी अगर सब बराबर हैं तो उन्हें समय आखिर क्यों दिया गया? नहीं, कानून का ये है 3 बार सम्मान होता है, इसलिए ही दिया गया क्योंकि वो एक खास व्यक्ति। नहीं, ये बताइए, मैं बोल रहा हूँ, आप देखिए जेठमलानी एक वरिष्ठ एक वकील है, वो कह रहे हैं कि मीडिया वालों को जेल जाना चाहिए। वकील है तो वो तो उनका पक्ष रखेंगे, वकील नहीं हाँ मिलाएंगे ही। नहीं, ऐसा नहीं है, पूरा देश के लोग पीड़ित है इस बात से कि अगर हम गलत है तो भी हमें सही साबित करें कोर्ट के अंदर। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने साधुओं के खिलाफ एक जो अभियान छेड़ रखा है ये बहुत ही गलत है। देखो, हम अपराध का साथ नहीं कभी नहीं देते, लेकिन आप और एक दो और अगर इस तरह के चेहरे सामने आते हैं तो पूरे साधु समाज पर सवाल नहीं। आप लोगों ने पूरे साधु समाज को कटघरे में खड़ा किया उनके साथ। आप लोगों ने जिस प्रकार से छवि पेश की, बाबाओं का ये, बाबा क्या अकेले में मिलेगा, बाबा क्या ये करेगा, कमाल की बात है। अभी अपराध साबित नहीं हुआ, आप अपराधी साबित करने पे तुले हुए हो। पहले तो सुनिए, 2-4 लोग ही आप देखो टीवी चैनलों में सब ईमानदार नहीं है, सब आपकी तरह नहीं है। मैं आपको बता दूं कि कोई 1,000 करोड़ मांग रहा है न्यूज न चलाने के लिए, कोई कुछ कर रहा है, उनके खिलाफ तो कोई कुछ करता नहीं। आप लोग सीधे नाम बताइए ना। अरे नाम तो सीधे जब आप लाइव प्रोग्राम कर रहे हैं तो 1.25 करोड़ 1 करोड़ रुपए कौन मांग रहा है? नहीं, जी न्यूज का मालिक 100 करोड़ रुपया मांगा कि जी आप मत चलाओ, पूरे पेपर में आया, आप लोग झेल रहे हैं। देखिए, जब नाम बताया तो आप आसाराम बाबू पे आइए। चलिए एक बार रजनीश, सवाल ये है कि आप सिर्फ वो करते रहे। पहले आप कह रहे बलात्कार हुआ ही नहीं है, बलात्कारी करके पूरे विश्व में स्वामी चक्रपाणी ऐसी बात कर रहे हैं। उत्तराखंड में उनके लोग जाकर के सेवा कर रहे हैं, उसको आप नहीं दिखाए। भूज के भूकंप में वो जाकर के सेवा कर रहे हैं, उसको आप नहीं दिखाएंगे। आप आसाराम की गुंडई जरूर दिखाएंगे, आसाराम की आतंकवादी जरूर बना देंगे। आप पहले ही फांसी उनको चढ़वाना चाहते हैं, तो ये तरीके अच्छे नहीं है। हम आपका सम्मान करते हैं, लेकिन ये तरीका अच्छा नहीं आप लोगों का। और हमें लगता है कि पूरा देश इससे आहत है, पूरे आपको लगता है आसाराम निर्दोष हैं? उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है? जांच होना चाहिए और निश्चित हमारी भी जांच तो जारी है ना। जांच के बाद ही ये बातें सामने आई है। बकायदा पुलिस अधिकारियों की ओर से। 1 मिनट स्वामी चक्रपाणी, 1 मिनट मेरी बात सुनिए। जरूर। आसाराम के समर्थकों की ओर से न सिर्फ धमकी दी गई है बल्कि उन पुलिस अधिकारियों को भी जो मामले की जांच कर रहे हैं उन्हें घूस देने तक की बात सामने आ चुकी है और ये हम चैनल पर चला भी चुके हैं। उसके बावजूद भी जांच उस पे हो करवाई हो, उस पे आसाराम जी थोड़े करा रहे। आसाराम बापू का ये बाइट चलाइए ना कि उन्होंने बार बार कहा कि आप लोग शांति बनाए रखिए, साहित्य कायम रखिए। वो अगर जो चाहे तो क्या नहीं हो, लेकिन फिर वही बात आप कह रहे हैं, वो चाहे तो क्या हो जाएगा? देश में कानून का राज नहीं है क्या? आप लोग जो आसाराम का राज चलता है क्या? कानून है, तभी तो जेठमलानी जी कह रहे हैं कि कुछ रिपोर्टरों को जेल जाना चाहिए। आखिर क्यों कर? एक सीनियर वकील है, क्या कानून से ज्यादा हम आपको नहीं जानते? मामले को जब आगे बढ़ाएंगे तो कानून से ज्यादा नहीं जानते चित्रा जी। हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, हम आपके पास लौटते हैं। लेकिन रजनीश, यहाँ पर बड़ा सवाल, जैसा कि स्वामी चक्रपाणी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बड़े वकील हैं राम जेठमलानी और उनकी ओर से ये बयान दिया गया है कि आसाराम पूरी तरह से बेकसूर हैं। क्या सिर्फ एक बड़ा वकील होना और उनकी ओर से ये बयान दे दिया जाना पूरी तरह से निर्दोष साबित करता है आसाराम को, कि दरअसल वो इस मामले को पूरी तरह से लड़ेंगे और पैरवी करेंगे आसाराम की, इस वजह से ये बयान दिया गया है?
देखिए चित्रा, पहली बात तो ये है कि जब भी कोई वकील किसी का केस लेता है तो साफ तौर पे वो अपने जिस शख्स का केस लेता है उसे पूरी तरीके से निर्दोष बताता है, क्योंकि ये उसका फर्ज है और इसी बात के लिए उसे हायर किया जाता है। और यही कारण है कि राम जेठमलानी भी आसाराम को डिफेंड कर रहे हैं, आसाराम को निर्दोष बता रहे हैं। उनका ये कहना है कि वो इनोसेंट है और उनके ऊपर निराधार आरोप लगाए गए हैं, क्योंकि अब जो है राम जेठमलानी को हायर किया गया है, आसाराम ने अपना वकील जो है बनाया गया है। इससे पहले कई और वकीलों ने जो है आसाराम के लिए पैरवी की, लेकिन चूंकि आसाराम को ये पता है कि उनका केस कितना कमजोर है, लगातार उनके खिलाफ सबूत इंडिया न्यूज दिखाता आ रहा है, किस तरीके से इंडिया न्यूज के रिपोर्टर्स के साथ मारपीट की गई, मीडिया के साथ मारपीट की गई। उसके बाद जोधपुर पुलिस को घूस देने की कोशिश मीडिया की नहीं है, पुलिस के अधिकारी जो मामले की जांच कर रहे हैं उन्हें भी धमकी दी जाती है और बाकायदा घूस की पेशकश की जाती है आसाराम के समर्थकों की ओर से। देवेंद्र का रुख करेंगे, जोधपुर हाईकोर्ट के बाहर से मौजूद हैं और उनके साथ कोई खास मेहमान भी है। जी देवेंद्र। जी, इस वक्त हमारे साथ मनीष मौजूद हैं जो पीड़िता के वकील हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे, आपसे हम जानना चाहेंगे एक बात की कि क्या किन किन चीजों को लेकर आज आप, क्योंकि इस पूरे मामले में राम जेठमलानी कोर्ट में पेश होने हैं और जमानत पर भी होना है। मनीष जी हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष जी, आपसे जानना चाहेंगे किन किन चीजों का आधार पर आपको ये लगता है कि भाई आज हाईकोर्ट में जो आसाराम की जो जमानत, ये बेल पर जो ये क्या क्या चीजें आपका तर्क के तौर पर हैं? जो आसाराम की ओर से जमानत का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है, उस प्रार्थना पत्र में तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है और सिर्फ इसलिए पेश किया गया है ताकि कैसे करके हुक एंड कुक वो न्यायालय को गुमराह करते हुए जमानत का लाभ ले लें। तथ्य जो उनकी तरफ से पेश किए गए हैं तोड़ मरोड़ कर, उन्होंने सबसे पहले तो यही जाहिर किया है कि वो उन लोगों को जानते नहीं है, वो स्ट्रेंजर है उन लोगों के लिए जो पीड़ित पक्ष है वो, जबकि ये जो मेरे मुवक्किल हैं ये पिछले काफी वर्षों से इनके भक्त रहे हैं और हर पूर्णिमा के दिन ये व्यक्ति पहले आसाराम के दर्शन करता था, उसके पश्चात में ये अन्न और जल ग्रहण करता था। इस तथ्य की जानकारी एक्यूज को है, लेकिन तथ्यों को छुपाते हुए न्यायालयों के सामने जाहिर किया है कि ये जो व्यक्ति है ये मेरे लिए बिल्कुल अजनबी है। क्या नाबालिग होने के बाद भी उनकी ओर से कही गई है कि जो पीड़िता है वो नाबालिग नहीं है? उन्होंने ये तथ्य जाहिर किया है कि वो नाबालिग नहीं है, लेकिन सांच को आंच नहीं होती। जो भी दस्तावेज है वो रिकॉर्ड पर है और उन दस्तावेज के आधार पर ये दलील उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी पहले काम में ली थी, तो इन दलीलों में अगर दम होता तो शायद उनको जमानत का लाभ पहले ही मिल जाता है। आप 164 में बयान दिए हैं, पीड़िता ने दिल्ली कोर्ट में बयान दिए हैं, उनका कितना मायने रखता है? क्या उन बयानों का एक पुख्ता आधार माना जाता है? साहब 164 का नो डाउट ये कोई निसंदेह उसका पुख्ता आधार माना जाता है, लेकिन ये जो अभी सीआरपीसी में जो नया संशोधन हुआ है उस संशोधन में जो धारा 161 के बयान है और अगर पॉक्सको एक्ट के अकॉर्डिंगली अगर किसी भी व्यक्ति के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जाते हैं तो वो अगर बच्ची जो है जिसके बयान रिकॉर्ड किए गए हैं उस बच्ची का वीडियो रिकॉर्डिंग भी किया जाता है, तो जो शब्द 161 के बयानों में आए हैं उसकी एज इट इज वीडियो रिकॉर्डिंग भी एज पर लॉ की गई है, तो वो भी निसंदेह जो बयान है वो भी पूरी तरह से साक्ष्य में ग्राह्य है। पॉक्सो एक्ट की अगर हम बात करें, धारा 9 और 10 को लगाए जाने के बाद बाल संरक्षण आयोग ने कही जिसमें जो नाबालिग है उसके ऊपर अगर यौन हिंसा होती है तो 7 साल से सजा बढ़ाकर 14 साल की जा सकती है। तो इस तरह की चीज जो है जो पॉक्सो एक्ट के जब सामने आई है बातें, कितनी मुश्किल है आसाराम के लिए आज की जमानत की? जो पॉक्सो एक्ट लगा है उसमें धारा 5, 6 और धारा 7 और 8 और धारा 17 अभी इन्वेस्टिगेशन के अंदर ऐड की गई है। धारा 8 तो पहले से ही ऐड थी और ये जो धारा है इसमें जो सेक्सुअल असॉल्ट की जो बात है वो सेक्सुअल असॉल्ट प्राइमा फेसी ही जो बच्ची के बयान है और 161 के स्टेटमेंट और जो भी परिस्थितिजन्य साक्ष्य आए हैं उस आधार पर एक्यूज आसाराम के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला प्रमाणित माना जा रहा है और जो भी स्टेटमेंट लिए गए हैं और ऑनरेबल कोर्ट के अंदर जो भी चार्जशीट आज नहीं तो कल जब भी पेश होगी तो ये जो सफिशिएंट एविडेंस आज की तारीख में आई है कि किस तरह से एक्यूज ने एक षड्यंत्र करते हुए अपने अन्य सहयोगियों के साथ में मिलकर ये दुष्कर्म का आपराधिक कृत्य किया है। एक और बात आपने, जब चार्जशीट पेश नहीं हुई है और पीड़िता के बयान 164 में पहले से हो चुके हैं, नाबालिग है पीड़िता, और उसके बाद जमानत मिलने की जो संभावना हाईकोर्ट में कितना प्रतिशत रखे? इस पे हाईकोर्ट का जो डिस्क्रिप्शन है वो तो बहस के बाद में ही जो भी होगा, लेकिन मैं इतना जाहिर करूंगा कि अभी तक क्योंकि मैन एक्यूज के अलावा जो अन्य एक्यूज है उनकी गिरफ्तारी शेष है और जिस तरह से मैन एक्यूज द्वारा अन्य ये जो गवाहों को डराए और धमकाने का जो आपराधिक कृत्य किया जा रहा है, ऐसी कंडीशन में मैं शॉर्ट एंड स्वीट ऑनरेबल कोर्ट के सामने एक ही निवेदन करूंगा कि साहब पीड़ित पक्ष को
प्रोटेक्ट करने के लिए हिंदुस्तान के अंदर ऐसा अभी तक कोई कानून नहीं बनाया जिसमें अपन ये कहें कि विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट अभी तक चूंकि बना नहीं है, और जो प्रोविजो दे रखा है सीआरपीसी के अंदर उसमें ये शर्त होती है कि किसी भी मुलजिम को अगर जमानत पर रिहा किया जाता है तो इस शर्त पर रिहा किया जाता है कि वो गवाहों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा। लेकिन इन्होंने अब तक जो आपने जो कोर्ट में बयान पेश किए गए हैं आसाराम की ओर से, दलीलें वकीलों की ओर से दलीलें दी गई हैं, उसमें ये कहा गया कि आसाराम बड़े आदमी हैं और वो गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे। जब सीडी सामने आई है, उनके धमकाने की सीडी सामने आई है, अब ये बात जब कोर्ट के सामने भी आ सकती है, तो क्या आपको लगता है कि इसकी जो दलीलें पेश कर रहे हैं उनके वकीलों की ओर से कि आसाराम तथ्यों को प्रभावित नहीं करेंगे, गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे, उसको कितना नुकसान उसको होगा या कितना ये लाभ पीड़िता की ओर से पहुंचाया जा सकता है? सब जहां तक बड़े होने की बात है, सबसे बड़ा भारत के संविधान में सबसे बड़ा लॉ है, लॉ से बड़ा कुछ भी नहीं है। और क्या होता है साहब कि कोई भी अपराध जब घटित होता है तो अपराध घटित होने के पीछे एक तो होता है साहब किसी भी व्यक्ति का इंटेंशन और उसके बाद में उसका एक्ट। तो ये जो जिस आशय से जो एक्ट अभी तक किया गया है वो पूरा अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसे में ऑनरेबल कोर्ट के सामने ये दलीलें अभियुक्त पक्ष की ओर से और पीड़ित पक्ष की ओर से रखी। एक आखिरी सवाल और कि आज कोर्ट में सप्लीमेंट हाई कोर्ट में जब उनकी जमानत पर सुनवाई होगी, सप्लीमेंट्री में 117 नंबर का क्रमांक है, इसका क्या मतलब होता है? क्या सुनवाई की कितनी संभावना होती है? हाईकोर्ट के अंदर जब भी कोई मुकदमे की सुनवाई होती है तो जो मुकदमे पहले लग जाते हैं वो मेन लिस्ट में लिस्टेड होते हैं और जो अर्जेंट केसेस लगते हैं वो सप्लीमेंट्री के अंदर उनकी सुनवाई होती है। ये हर कोर्ट का एक अलग डिस्कशन होता है। हर कोर्ट के अंदर जाके अगर कोई व्यक्ति अपने अपने स्तर पे निवेदन करे तो उस पर ऑनरेबल कोर्ट मामले की अर्जेंसी को देखते हुए उसकी सुनवाई पहले भी कर सकता है। इसलिए 117 नंबर जो लगा हुआ है, नॉर्मल कोर्स में सप्लीमेंट्री की सुनवाई बाद में की जाती है, पहले मेन लिस्ट की जाती है। आज देखते हैं क्या होता है। तो जब आज आसाराम की ओर से जो उनके कोर्ट वकील हैं राम जेठमलानी, कब तक दोपहर बाद उम्मीद की जा सकती है कि दोपहर बाद इस पर पूरे मामले में कोर्ट में सुनवाई हो सकती है? उम्मीद तो है, पर अब राम जेठमलानी साहब की उपस्थिति के बाद में वो ऑनरेबल कोर्ट के सामने रिक्वेस्ट करते हैं, वो जब भी रिक्वेस्ट करेंगे वी आर रेडी टू आर्ग्यू। जब कोर्ट से जब अदालत से उनको लेके आएंगे, जेल से उनको लेके आएंगे आसाराम को, तो क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी कराने के भी एक विकल्प पर विचार किया जा सकता है? हाँ, ये एक प्रोविजो बना हुआ है कि जब तक चार्जशीट पेश नहीं होती है तब तक ऑनरेबल कोर्ट के सामने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी एक्यूज की प्रेजेंस मार्क की जाती है। आज कितनी संभावना है सर? इसके बारे में तो इधर जेल अधीक्षक ही बता पाएंगे। तो चित्र आप देख सकते हैं कि एक के बाद एक ऐसे कई तथ्य हैं जिनके लेकर मनीष जी काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं कि चाहे राम जेठमलानी आए या और दूसरे कोई व्यक्ति हैं, क्योंकि जो नियमों में प्रावधान है, कानून के तहत जो तथ्य उनके पास मौजूद है वो काफी पुख्ता हैं। बिल्कुल, वो काफी पुख्ता है और इसी वजह से उम्मीद इस बात की ही की जा रही है कि इतनी आसानी से बेल नहीं मिलेगी आसाराम को। बहरहाल माना यही जा रहा है कि जोधपुर हाईकोर्ट के अंदर दोपहर बाद इस पूरे मामले में सुनवाई होगी। आसाराम जेल के अंदर ही उन्हें बाकी अपना वक्त गुजारना पड़ेगा या फिर बेल उन्हें मिल जाएगी। इसी पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं और उनकी ओर से धमकी दी गई है। बाकायदा उनके सेवादार ने पीड़ित परिवार को धमकाया है और जान से मारने की धमकी देते हुए कहा गया है कि सरकार बदल जाएगी तो फिर क्या करेगा पीड़ित परिवार। हमारे साथ इस बीच खास मेहमान जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी भी और हमारे दोनों सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। अवधेश जी, यहाँ पर पीड़ित पक्ष के वकील को आप सुन रहे थे, लेकिन इन सब के बीच एक ऑडियो टेप सामने आया है जिसमें एक सेवादार आसाराम का नाम लेकर धमका रहा है पीड़ित परिवार को और उसकी ओर से कहना है कि कितने दिनों तक मीडिया तुम्हारा साथ देगा या कितने दिनों तक ये बातें तुम करोगे, बयान बदल लो वरना जान से हाथ धो बैठोगे। इस पर आपकी टिप्पणी। देखो, धमकी देना कोई भी इस देश में अपराध है और ये अशोभनीय भी है, आपत्तिजनक भी है। अगर धमकी है तो उसमें धमकी का कोई समर्थन नहीं कर सकता है। मामला न्यायालय में है, न्यायालय से निपटना चाहिए। लेकिन हमारे पास एक टेप है, उस टेप में अब उस पर कई बिंदु उभर सकते हैं। क्या वाकई जिसको धमकी कहा जा रहा है वो आसाराम जी, आसाराम बापू के आश्रम से ही किसी सेवादार ने किया है या किसी ने फिर उस केस को बड़ा बनाने के लिए फेक किया है? तीसरा ये भी हो सकता है कि आज उनकी जमानत है, जमानत के पहले ही जिस प्रकार से आसाराम बापू को घेरने की कोशिश की जा रही है, ये भी संभव है कि कोई इस ढंग से पूरा एक टेप लेके कोर्ट में जाए, इस ढंग से दिया जाए कि भाई ये तो बाहर निकलेंगे तो ये मामले को प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि जमानत रुकेगी अब इसी पर और किसी मामले पर जमानत नहीं रुक सकती है कि ये निकलेंगे तो गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं और केस हमारा खराब होगा। सुनो चौथी बात जाना है, किनको हेडलाइन पर जाना है। अच्छा, कोई बात नहीं, इसको खत्म करो। लेकिन इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि उसमें किसी का नाम नहीं है, किसी का, तो हम इसको स्वीकार नहीं कर सकते हैं कि ये वाकई स्पष्ट रूप से धमकी दी ही गई है। दर्शकों को हम बताते हैं कि एक प्रमुख आश्रम का सेवादार है श्याम पेंटर, जिसकी ओर से ये धमकी दी गई और इसी वजह से जो पीड़ित परिवार है वो इस वक्त डर और दहशत के माहौल में जीने के लिए मजबूर है। बहरहाल आसाराम को जेल या बेल, इस पर चर्चा हमारी लगातार जारी है, लेकिन इस सब के बीच नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।
14 दिनों से बंद आसाराम की न्यायिक हिरासत की अवधि आज खत्म हो रही है। कोर्ट में सुनवाई होनी है। राम जेठमलानी दिल्ली से निकल चुके हैं जोधपुर हाई कोर्ट में। वो पैरवी करेंगे आसाराम की ओर से। लेकिन इन सब के बीच आसाराम के सेवादार किस तरह से पीड़ित के माता पिता को धमका रहे हैं, ये लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। उनका खुलेआम कहना है कि जब मीडिया को नहीं छोड़ा तो तुम्हें क्या छोड़ेंगे। अब आपको दिखाते हैं कि किस तरह आसाराम के लोगों ने खुलेआम इंडिया न्यूज के दर्शकों से ये कहा है कि वो इंडिया न्यूज चैनल ना देखें। रेप के मामले में जेल की हवा खा रहे आसाराम बुरी तरह बौखला गए हैं। आसाराम ने इंडिया न्यूज को दी है धमकी। अपने साधकों को आसाराम ने हिदायत दी है कि वो इंडिया न्यूज के चैनल को बंद कर दें। इसके लिए आसाराम ने बाकायदा अपने साधकों के जरिए एक पॉम्पलेट बंटवाया है। पॉम्पलेट में आसाराम ने क्या लिखवाया है, जरा वो देखिए। आसाराम ने लिखवाया है कि कई न्यूज चैनल अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए पूज्य बापूजी पर बहुत निचले स्तर के बेबुनियाद झूठे आरोपों को बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहे हैं। इसीलिए सभी भक्तगण ये संकल्प लें कि वो पूज्य बापूजी व संतों के कुप्रचार करने वाले न्यूज चैनल, खासकर इंडिया न्यूज को अपनी टीवी पर हमेशा के लिए लॉक करें और अपने परिचितों को भी संकल्प दिलाएं। बाद में आसाराम ने लिखा है, हरिओम ओम ओम। सदगुरु की निंदा सुनने से गो हत्या का पाप लगता है। इतना ही नहीं, इस पॉम्पलेट में आसाराम के साधकों और समर्थकों ने चैनल को कैसे टीवी से हटाना है उसकी भी विधि बताई है। आसाराम की गिरफ्तारी के दौरान भी उनके समर्थकों की बौखलाहट साफ देखी गई थी। कई बार उन्होंने मीडिया पर हमला किया, लेकिन अपनी करतूतों की वजह से आसाराम फंसते चले गए और सलाखों के पीछे पहुंच गए। अब पूरी दुनिया के सामने आसाराम की असलियत सामने आ चुकी है, लेकिन अपनी करतूतों पर शर्म और पछतावा नहीं कर रहे हैं आसाराम। उल्टे चैनलों को बंद करने और ना देखने की अपील कर रहे हैं। सवाल ये है कि क्या ऐसा करने से आसाराम अपने गुनाहों पर पर्दा डाल पाएंगे? अरविंद शर्मा, अहमदाबाद, इंडिया न्यूज। अब सवाल ये उठता है कि अगर सच्चे हैं आसाराम तो फिर धमकी लगातार पीड़ित परिवार के साथ ही साथ अब न्यूज चैनलों को ना देखें उनके जो सेवादार हैं या फिर जो आश्रम के लोग हैं, ऐसी बातें उनकी ओर से क्यों कही जा रही हैं। बहरहाल इन सब के बीच राम जेठमलानी जब जोधपुर हाईकोर्ट के लिए निकले तो उसके ठीक पहले इंडिया न्यूज ने उनसे कई सवाल किया। उसका जवाब देते हुए राम जेठमलानी ने किस तरह से बचाव किया है आसाराम का, वो भी सुन लेते हैं। प्रेस की बेजवाबदारी है। आपको कुछ मालूम नहीं हकीकत का, न जांच करते हो। जो पूछ बात नजर में आता है कहां से ठोक देते हो। क्या नुकसान होता है किसी इनोसेंट आदमी का, वो आप सोचते ही नहीं हो। अब तो जब भी दो चार प्रेस के आदमी जेल में जाएंगे तभी समझोगे। प्रेस की बेजवाबदारी है। आपको कुछ मालूम नहीं हकीकत का, न जांच करते हो। जो पूछ बात नजर में आता है कहां से ठोक देते हो। क्या नुकसान होता है किसी इनोसेंट आदमी का, वो आप सोचते ही नहीं हो। राम जेठमलानी का मिजाज ही कुछ ऐसा है और बड़े वकील हैं वो देश के, और जिस भी केस को लड़ते हैं उसको जीतने की पूरी ताकत लगा देते हैं। और इसी वजह से अब आसाराम का तो बचाव किया ही, उन्होंने प्रेस को भी धमकी दे दी और कहा कि 2-4 पत्रकारों को जब तक वो नहीं जाएंगे तब तक सच क्या है ये सामने नहीं आ पाएगा। हमारे साथ तमाम मेहमान बने हुए हैं और हमारे दोनों सहयोगी भी बने हुए हैं। एक बार फिर से हम रुक कर लेते हैं रजनीश का ही, क्योंकि रजनीश ने ही ये सवाल पूछा था। रजनीश, सवाल बड़ा ये उठता है कि अब वही भाषा आसाराम की राम जेठमलानी बोलते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ तो खुद को यानी कि आसाराम को निर्दोष बताया है और दूसरी तरफ प्रेस के लोगों को सीधे सीधे धमकी दी गई है। देखिए बिल्कुल चित्रा, क्योंकि आसाराम का केस अब राम जेठमलानी ने खुद अपने हाथों में ले लिया है, तो जाहिर तौर पे वो आसाराम को इनोसेंट बनाएंगे और आसाराम को इनोसेंट साबित करने की पूरी कोशिश भी करेंगे। और जहां तक सवाल जो मीडिया को दोषी ठहराने का, 2-4 जो जिस तरीके से सो कॉल्ड जो 2-4 लोगों के बारे में उन्होंने बोला, अब वो 2-4 लोग कौन हैं ये उन्होंने नहीं साफ कहा, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 2-4 मीडिया के लोग जब तक जेल नहीं जाएंगे तब तक उन्हें समझ नहीं आएगी। क्योंकि मीडिया शुरुआत से लेकर अब तक जो है आसाराम की एक परत दर परत सामने दर्शकों के सामने रख रहा है, लोगों के सामने रख रहा है, तो साफ तौर पर लोगों का जो है जो सोच है वो आसाराम की तरफ से बदल रही है। उनके सामने आसाराम का सही चेहरा सामने आ रहा है। तो जाहिर तौर पर इस पूरे मामले का जो ठीक रहा है वो मीडिया पे इसलिए फोड़ा जा रहा है क्योंकि अगर मीडिया लगातार ये चीजें नहीं दिखाता तो आसाराम शायद अब तक जेल से बाहर आ चुका होता। चूंकि मीडिया लगातार इस मामले को फॉलो कर रहा है और हर इस मामले की परत दर परत दर्शकों के सामने, लोगों के सामने रख रहा है, तो जाहिर तौर पे जो है दबाव है और इस पूरे मामले को पूरी ईमानदारी के साथ इन्वेस्टिगेशन करके इस पूरे मामले की जिरह करके दोषियों को सजा देने का दबाव
है, साफ तौर पे देखा जाता है कि अगर ये मीडिया इस तरीके से लगातार इस केस को फॉलो नहीं करता तो जाहिर तौर पे चित्रा ये कहना गलत नहीं होगा कि आसाराम कब का जेल से बाहर आ चुका होता। बिल्कुल, और जो भी चित्रा एक मिनट, नहीं राम जेठमलानी ने, रजनीश ऐसा है कि राम जेठमलानी जी ने जो कहा है वो धमकी नहीं है। उन्होंने कहा है कि किसी निर्दोष के पीछे आप लोग पड़ते हो, जेल चला जाता है, वो आप समझते नहीं हो। सुनो उस पर कि उस पर क्या गुजरती है। जब 2-4 पत्रकार जेल जाएंगे तो उनको अनुभव होगा, मतलब निर्दोष पत्रकार जब जेल जाएंगे तो उनको समझ में आएगा कि किसी पर क्या गुजरती है। पहली बात तो है। दूसरा, रजनीश कह रहे हैं परत दर परत। अरे कोई इसमें परत कहां से आ गया जिसमें परत दर परत फिर परत आप दिखा रहे हो। अभी तो एक आरोप आया है, उस आरोप पर वो व्यक्ति जेल गया है। ये बात सही है कि मीडिया के दबाव के कारण ही वो केस हुआ है। 376 बलात्कार का आरोप एसीपी ने कह दिया था कि नहीं लगेगा, फिर मीडिया का ऐसा दबाव आया और राजनीतिक दबाव आया कि फिर उस पर बलात्कार का आरोप दोबारा लगा दिया गया 376। मेडिकल रिपोर्ट के बारे में भी सोचा, मैं सोच रहा हूँ 16 साल की लड़की के ऊपर क्या गुजरा होगा, मुझे मालूम, मैं सोच के बोल रहा हूँ। मेडिकल रिपोर्ट में कहीं भी उसके साथ बलात्कार की कोई बात ही नहीं है। पूरी मेडिकल रिपोर्ट मैंने, इसमें परत दर परत कुछ नहीं है। इसलिए राम जेठमलानी जो कह रहे हैं वो एक तो वकील के नाते और एक स्वाभाविक बात वो कह रहे हैं कि किसी का भी इस ढंग से शिकार नहीं किया जाना चाहिए मीडिया के द्वारा। इतना ही है। यहाँ पर स्वामी चक्रपाणी, एक कहावत है कि सांच को आंच नहीं। जब इतने ही सच्चे हैं आसाराम तो हर तरह के हथकंडे उनकी ओर से क्यों अपनाए जा रहे हैं? साम दाम दंड भेद, घूस लेने से लेकर मीडिया को धमकी, पीड़ित परिवार को धमकी, कुछ भी बाकी नहीं रह गया है। जा रहा है ना। समस्या तो ये कि आप दिखा रहे हो, हम तो सब कुछ दिखा रहे हैं, हम तो सच्चाई दिखा रहे हैं। जब बेल पे है तो आपने एक सीडी नया ला करके रख दिया ताकि उनकी बेल होने न पाए। ये कोर्ट में पेश किया जाएगा। स्वामी चक्रपाणी, इस ऑडियो सीडी को कोर्ट के अंदर रखा जाएगा। आपने उनको फिर बेल रुकवाने के लिए षड्यंत्र रच रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये तो 21वीं सदी का सबसे बड़ा अन्याय। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में लिखा जाएगा काले अक्षरों में कि आप लोगों ने एक संत को कैसे जेल भिजवाया। ये तो अलग बात है कि आने वाले कल में पता चल जाएगा निष्पक्ष जांच के द्वारा। पुलिस के सामने पहले ही सरेंडर उनकी ओर से पहले चिल्ला आप लोगों को बलात्कार हुआ, रेपिस्ट हुआ, आपने जो विषय आज ही दिया गुंडई, अरे गुंडई शब्द इनके लिए प्रयोग होता है। आसाराम कमाल की बात है। अरे उनको सीधा अभी बोलो ना संत आसाराम बापूजी, इसको बोलने में शर्म आती है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को। सुनिए, वो संत होंगे और बापू होंगे आप लोगों के लिए। एक मिनट सुनिए, पूरे देश के वो बापू और लाखों करोड़ों लोगों के लिए। आप किसी की भावना को हाथ नहीं कर सकते, आबादी को जोड़ नहीं सकते। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया किसी की भावना को हाथ करने के लिए नहीं बैठी है, लेकिन आप लोग तो पता नहीं सोच समझ के आप लोग आते हो। कभी भी बताने की अगर इसका वकील कभी भी नहीं चाहेगा ये बताओ कि उनकी बेल हो। जेठमलानी ने ठीक कहा, जेठमलानी जी ने जो भी कहा कि देखिए कोई भी वकील जब केस लड़ता है ना स्वामी चक्रपाणी तो उसके लिए मोटी फीस भी वसूलता है वो। नहीं वो तो नहीं, मोटी फीस वो वसूलता है। आप ये बताओ मोटी फीस वो वसूल रहा है बचाने के लिए, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कितनी मोटी वसूल रही है उनको बदनाम करने के लिए? सवाल देश तो यही सोच रहा है कि आखिर तो अब आपको लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को पैसे दिए जा रहे हैं ताकि आसाराम नहीं, तो आखिर क्या करें कि इसके अलावा भी बहुत सारे काम हैं। बेल के एक दिन पहले ही सीडी क्यों आपके आरोप पूरी तरह से निराधार हैं। देवेंद्र का हम रुख कर लेते हैं। देवेंद्र हमारे साथ जोधपुर से बने हुए हैं। देवेंद्र, अगर आप तक मेरी आवाज मिल पा रही हो तो आपसे मेरा सवाल ये है कि क्या ये माना जाए जोधपुर हाईकोर्ट में सुनवाई 2 बजे के बाद ही शुरू होगी? देखिए, सप्लीमेंट्री में 117 नंबर माना गया है और जो पहले मेन सुनवाई है उनको लेकर कोर्ट अपना रुख तय करता है। संभवतः ये अब आसाराम के जो वकील हैं राम जेठमलानी, उनके आने के बाद ये तय हो पाएगा कि आखिरकार उनके मामले पर कोर्ट किस तरह से रुख लेता है। लेकिन ये यहाँ जो सेशन कोर्ट में जब से कुछ देर बाद उनको पेश होने की बात की जा रही है उसको लेकर भी अभी असमंजस बना हुआ है। माना जा रहा है कि दोपहर बाद संभवतः आसाराम को यहाँ पेश किया जा सके। बिल्कुल, संभवतः दोपहर के बाद ही उन्हें पेशी के लिए ले जाया जा सके। स्वामी चक्रपाणी, जो बातें आप कह रहे थे उनके ऊपर पॉक्सो कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है, उनके ऊपर रेप की धाराएं भी लगाई गई हैं। ये खबरें कई बार सारे मीडिया चैनल की ओर से दिखाया गया है कि किस तरह से एक पुलिस के अधिकारी को घूस देने की कोशिश उनके समर्थकों की ओर से की गई। और अब जो ताजा बयान आया है उसके मुताबिक ये है सारे देश को तहत पुलिस को ये बताओ घूस देने की कोशिश करेगी, वो पुलिस वाले ने तुरंत गिरफ्तार क्यों नहीं किया? उसने तुरंत आपको मीडिया को क्यों बताया? गिरफ्तारी के बाद ये बयान उनकी ओर से दिया गया था। क्यों बता रहा है? गिरफ्तारी के बाद ये बयान आप गारंटी लेती हो कि घूस का आप उसके सत्य हरिश्चंद्र राजा के बातें कर रहे हैं कि वो घूस लेते ही नहीं। मीडिया झूठ बोल रही है,
पुलिस वाले झूठ बोल रहे हैं, ठीक है, जो बचाव पक्ष का वकील है वो बोल रहा है, बचा कौन फिर? रामचंद्र कह गए सिया से एक ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुनेगा दाना दुमका कौवा मोती खाएगा। जी उस कलयुग के हिस्सा तो हम लोग उत्पन्न होता है। सुनो चित्रा, कैसी बात कर रहे हैं? जब माया उत्पन्न होता है ना, देश के आम आदमी मेरे सहित भी कई बार हम विवेक से निर्णय नहीं ले पाते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि हम सब लोगों ने जानबूझकर ही ऐसा किया है, अनजाने में भी अपराध और पाप होता है। और मैं तो ये संपूर्ण रूप से इस केस की जितनी छानबीन मैंने की है, मेरी सहानुभूति उस पिता की ओर हो सकती है, क्योंकि पुत्री आके किसी को भी कहेगा कि हमारे साथ कोई गड़बड़ी हुई है तो वो कार्रवाई करने के लिए खड़ा होगा ही। लेकिन सच का एक दूसरा पहलू भी होता है। उस दूसरे पहलू को अगर आप नहीं देखोगे, कई बार हम किसी महिला को गले लगाए हुए हैं तो कोई कह सकता है देखो ये वासना का भूखा है, लेकिन वो मेरी बहन भी हो सकती है, वो मेरी माँ भी हो सकती है, वो मेरी बेटी भी हो सकती है। हम किसी रूप में उसको गले लगा सकते हैं। तो इसीलिए उसके सब स्वरूप को देखो। और हम लोग भी, हमारे भी घर में बेटियां हैं, बहू हैं, माँ है, ये कैसे मानती हो कि हम लोग महिलाओं की इज्जत नहीं करेंगे? लेकिन एक व्यक्ति जिस पर आरोप लगा हुआ है, अच्छा मुझे आप एक उत्तर दो, ये जो आवाज सुनाई दे रही है टेप की, ये किसी मैच्योर आदमी से नहीं हो सकता। इतना साफ आवाज, ये प्रोफेशनल टेपिंग है ये। अब इसमें यह भी स्पष्ट नहीं है, आप मेरी बात सुनिए, इसमें यह भी स्पष्ट नहीं है कि फोन किसकी ओर से किया गया। ये भी तो संभव है कि ये स्टिंग करने के लिए वो सारी चीजें जांच का विषय है, जांच होंगी। लेकिन जब ये कहा जाता है कि आसाराम एक बार, हम तो सीधा धमकी दिया, आसाराम एक बार सिर्फ हरी झंडी दिखाएं, उसके बाद पूरे देश को तहस नहस कर दिया जाएगा। ऑडियो टेप में इन बातों का जिक्र भी किया गया है। साधु संतों के इतने समर्थक होते हैं। सुनो, जिस दिन दीपक जी का हमारा यहाँ बहस हो गई, हमारे 10 समर्थकों ने उनको गाली देके SMS कर दिया, तो वो गलत था। हमने